Hello, I'm Seema, and welcome to the Hindi version of part 37 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. हम डिस्कस कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी और मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो तरह की होती है। एक है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी तो हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और ये दोनों तरह की एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं इनकरेज, या आपको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं इनकरेज करूंगी कि आप पिछली 2-3 वीडियोस देखिए जिसमें मैं क्रोमेटोग्राफी करा रही थी और उसमें एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को एक बार देख लीजिए। अगर आप देख लेंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक तरह की थी जिसमें एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड था आपकी क्रोमेटोग्राफी। और अब मैं दोबारा उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, इसलिए अब मैं सेकंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे स्ट्रेट मूव करती हूँ, व्हिच इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, इसमें भी ये भी एड्सॉर्प्शन पे ही बेस्ड है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एक पार्टीशन क्रिएट हो जाता है कंपाउंड्स के बीच में। वही चीज करते हैं हम कि एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है। जो स्टेशनरी फेज होती है इस केस में वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जांपल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इस केस में जो है वो आप कहोगे कि जो स्टेशनरी स्टेट है वो व्हाट क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। लेकिन क्रोमेटोग्राफिक पेपर एक्चुअली स्टेशनरी स्टेट नहीं होता, फेज नहीं होता। क्रोमेटोग्राफिक पेपर में छोटे छोटे जो होल्स होते हैं पेपर में, उसके वीव के अंदर, उसमें वाटर ट्रैप हो जाता है और वो वाटर जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, तो द वाटर ट्रैप्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज द स्टेशनरी फेज। तो लेट अस रीड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है पहले। कि based on continuous differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phases। तो stationary phase तो हुआ पेपर जिसमें वाटर था, वो वाटर स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज कौन होगी? ये डॉट जो हमने लगाई है उस कंपाउंड मिक्सचर के मिक्सचर की। और जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, सॉल्वेंट मूव करेगा साथ में इसको लेके मूव करेगा, तो इसलिए वो दोनों जो मूव करता है वो मोबाइल फेज होता है ना। हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं, मोबाइल इज मोबाइल, समथिंग दैट मूव्स। सो द फोन दैट यू यूज दैट मूव्स इज अ मोबाइल फोन, राइट, बिकॉज इट कैन मूव। सो द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेजेस, ये स्टेशनरी फेज जो है वो पानी ट्रैप्ड है क्रोमेटोग्राफिक पेपर में, और जो मोबाइल फेज है वो मिक्सचर है का डॉट और सॉल्वेंट। अब इसका एक एग्जांपल, एक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो अब मैं आपको समझाऊंगी। जैसा मैंने आपको बताया पिछले कुछ वीडियोस में भी, जब मैं आपको क्रोमेटोग्राफी समझा रही थी, कि मैंने ये पेपर टॉवल यूज किया है। मेरे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर नहीं था, तो इसलिए मैं सिंपल पेपर टॉवल यूज करके ये दिखा रही हूँ। समझ में आपको फिर भी आ जाएगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्निक जो है वो सेम है। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है जिसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं। इसको यूज करते हैं जिसमें वाटर जो है वो ट्रैप्ड होता है, और ये जो वाटर ट्रैप्ड होता है वो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है, या क्रोमेटोग्राफिक पेपर अलोंग विद वाटर, दोनों हिलते नहीं है इसलिए दोनों को स्टेशनरी फेज कहते हैं। अब एक स्ट्रिप लेते हैं हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर की और उसे मार्क कर देते हैं मिक्सचर के साथ, इंक का, यहां मैंने इंक के साथ मार्क किया है, और उसको डिप कर देते हैं एक सूटेबल सॉल्वेंट में। और जब हम इसे बनाते हैं, पता, हम इसके नीचे एक लाइन भी लगाते हैं, और जो लाइन लगाते हैं वो हम पेंसिल से लगाते हैं, पेन से नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पेन से लगाएंगे तो वो भी तो इंक है, और जब आप उसे सॉल्वेंट में डिप करोगे तो वो इंक भी मूव करेगी उस सॉल्वेंट के साथ, तो आप पूरे एक्सपेरिमेंट को खराब कर दोगे। आपको सिर्फ ये डॉट मूव करनी चाहिए आपकी सॉल्वेंट के साथ, और कुछ और नहीं होना चाहिए इस पेपर पे, ये साफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पेंसिल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पेंसिल की लेड जो होती है वो ग्रेफाइट होती है, और ग्रेफाइट जो होता है इज अ प्रॉपर सॉलिड, वो इस पे लग जाएगा और वो इसमें वाटर में डिसॉल्व होके या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके साथ में नहीं चलने लगेगा। ठीक है, तो हम पेंसिल से एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं,
और बेस लाइन क्यों बनाई जाती है कि उसको जब हम सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो बेस लाइन तक ही डिप करेंगे। जो मिक्सचर का डॉट है उसको पानी के अंदर डिप नहीं कर देते, क्योंकि वो मिक्सचर तो फिर पानी के अंदर फैल जाएगा, और क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व करता है, हम वो नहीं चाहते। इसलिए हम उसे उतना ही डिसॉल्व करेंगे जितना बेस लाइन तक डिप करेंगे। उसके बाद जो है सॉल्वेंट खुद राइज करेगा, और वो सॉल्वेंट कैसे राइज करेगा? कैपिलरी एक्शन से। क्योंकि ये जो पेपर होता है वो एक तरह का वीव होता है कपड़े की तरह, इसमें होल्स होते हैं, और ये जो होल्स होते हैं ये छोटी छोटी कैपिलरीज का काम करते हैं। तो जब राइज करता है लिक्विड अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो कैपिलरी एक्शन से मूव करता है। बिल्कुल यही टेक्निक यूज होती है प्लांट्स में जब ट्रांसपिरेशन होता है। रूट्स को हम पानी जो है पौधे को ऊपर नहीं देते हैं, है ना, हम उसकी रूट्स में देते हैं, और रूट्स से वो पानी एब्जॉर्ब करता है। जो ऊपर बारिश से पानी आता है उसके लीव्स पे या कहीं, वो उसको वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। सिर्फ पानी जो रूट्स में गया है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं उसके थ्रू वो जो है कैपिलरी एक्शन से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। सिमिलरली इसमें भी कैपिलरी एक्शन से वाटर मूव करेगा, और या सॉल्वेंट जो भी आप यूज करोगे। एंड द सॉल्वेंट इन द मोबाइल फेज is dipped with a suitable solvent. The solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot, और spot के ऊपर से वो flow कर जाएगा। Let me just read this. In this special chromatography, a special chromatography paper is used which contains water trapped in it, which acts as a stationary phase. A strip of chromatography paper marked with the mixture is dipped in a suitable solvent. जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज है, और जो मिक्सचर है वो भी मोबाइल फेज का ही काम करता है, क्योंकि वो भी मूव करता है। द सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट, एंड द स्पॉट जो मिक्सचर है वो पानी में डिसॉल्व होकर उसके साथ, या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर उसके साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। द डिफरेंट कंपोनेंट्स विल सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग पार्टीशन। हर कंपाउंड जो है जो मिक्सचर में होगा वो अलग लेवल तक जो है वो होगा, क्या उसकी पार्टीशनिंग हो जाएगी वो, क्योंकि वो अलग अलग लेवल तक एब्जॉर्ब होगा। जैसे इस केस में मैंने एक ब्लू इंक और एक वो लिया क्या हाइलाइटर। तो हाइलाइटर येलो कलर का है और ब्लू इंक जो है वो, आई वंडर इफ आपको ये नजर आता है कि येलो इंक यहां तक पहुंची है और ब्लू इंक सिर्फ यहां तक पहुंची, और फिर सॉल्वेंट जो है वो यहां तक पहुंचा। तभी मेरा गीला हाथ लगा तो यहाँ पे थोड़ा इंक था तो वो ब्लू हो गया। तो अब यहाँ बेस लाइन से लेके जो डिस्टेंस सॉल्वेंट की है, मैंने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो पिछली वीडियो में कराई थी उसमें आपको समझाया कि ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जो डिस्टेंस होती है सॉल्वेंट की उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और बेस लाइन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट। जैसे यहाँ ब्लू इंक को यहाँ तक मूव की, येलो इंक यहाँ तक मूव की, तो हम इनका आरएफ फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। आरएफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट कहाँ तक मूव किया वो पता कर लिया, और बेस लाइन से ब्लू इंक कहाँ तक मूव की वो डिस्टेंस हमने देख ली, वो डिस्टेंस x है और सॉल्वेंट वाली डिस्टेंस y है, तो हम x अपॉन y जो होगा वो आरएफ वैल्यू होगी ब्लू इंक की। ऐसे ही सॉल्वेंट की डिस्टेंस y तो सेम ही रहेगा, x ऑफ येलो इंक जो है वो इतना है, तो x अपॉन y ऑफ येलो इंक भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप आरएफ वैल्यू या रिटेंशन फैक्टर दोनों इंक्स का कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे हुआ क्या कि वो सॉल्वेंट दोनों जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स तब तक मूव करते रहे जब तक कि उनकी पार्टीशन या सेपरेशन नहीं हो गई। अब हम ये apparatus आप देखो कि ये पेपर, इसको हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट को हम एक जार में लेते हैं। अब मेरे पास, मैं सिर्फ एक ग्लास ले रही हूँ, एक जार में लिया और ये जो बेस लाइन है उस तक, और इसको इस तरह से एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं ऊपर, ताकि उसको पकड़ के एक हुक से उसको हम पकड़ के रखें या एक क्लिप से, ताकि ये स्टेबल रहे। और इसको बंद होना चाहिए ताकि हवा से या किसी से ये मूव ना करे। हम चाहते हैं कि ये पेपर बिल्कुल स्टेबल रहे, ताकि जो ये कंपाउंड का मिक्सचर मूव करेगा ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अगर आपका हाथ हिलता है तो ये कंपाउंड, ये जो लाइन है ये नॉर्मली सीधी नहीं जाती, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जो मेरी ब्लू एंड येलो इंक के केस में हुई, आपने देखा। तो अब इसको मैं यहाँ करने वाली हूँ, इसको बेस लाइन, इमेजिनरी बेस लाइन पे चल रही हूँ, मैं इसे डिप करूंगी और देखते हैं कि कैसे सॉल्वेंट राइज करके इंक को डिसॉल्व करता हुआ ऊपर ले जाएगा। अब सॉल्वेंट राइज कर रहा है, इंक तक पहुंच गया, इंक डिसॉल्व होनी शुरू हो गई, आपको दिख रहा है इंक जो है ऊपर उठनी शुरू हो गई।
अब ये इंक ऊपर उठती जाएगी, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो मैंने वाटर चूज किया है, और इंक जो है वो एड्सॉर्ब होती है। वाटर भी एड्सॉर्ब होता है, लेकिन वाटर कम एड्सॉर्ब होता है, तो इसलिए वाटर ज्यादा ट्रैवल करेगा, इंक कम ट्रैवल करेगी। तो मैं वेट करती हूँ इसके लिए जब तक कि इंक मुझे दिखनी बंद नहीं हो जाती और वाटर उससे भी आगे काफी दूर तक निकल जाता है। तो हम वेट करते हैं। अब हम देखते क्या है कि नेवी ब्लू इंक और टर्कोइज इंक, मतलब नेवी ब्लू और फिरोजी कलर की इंक जो है वो सेपरेट हो रही है। इसका मतलब इस इंक में मिक्सचर था इंक्स का, एक नेवी ब्लू थी और एक जो है टर्कोइज थी, जिससे इंक रॉयल ब्लू नजर आ रही थी। और अब दोनों जो कलर्स हैं वो सेपरेट होने शुरू हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। आई होप आपको भी दिख रहा है। अब जैसे जैसे वाटर राइज कर रहा है, दोनों इंक्स सेपरेट होती जा रही हैं, और सॉल्वेंट जो है अब इंक के मार्क से थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये यहां तक ही मूव करेगा। थोड़ा और टाइम, वी हैव टू वेट फ्यू मिनट्स हमें उसे देने होते हैं, ताकि इसको सॉल्वेंट को भी ट्रैवल करने का पूरा टाइम दें और इंक को भी ट्रैवल करने का पूरा टाइम दें। अभी इससे पहले मैंने एक शूट किया था, उसमें मैंने यही प्रोसेस किया, तो मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ। इसको भी अब ऐसे पकड़ के रखती हूँ। ये देखिए, इसमें जो है सॉल्वेंट यहां तक पहुंचा हुआ है, रॉयल ब्लू इंक या टर्कोइज इंक यहां तक है, और नेवी ब्लू इंक जो है ये पर्पल यहीं तक है। तो इससे इसमें दोनों इंक्स जो हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं, दो कलर्स जो मिक्स्ड थे, और इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाता है कि इस इंक में कौन कौन से कलर की इंक मिक्स थी। और ये जो नेवी ब्लू है ये तो पर्पल नजर आ रहा है नीचे, पर्पल एंड टर्कोइज, इनके मिक्सचर से वो रॉयल ब्लू इंक बनी थी, राइट? तो ये जो प्रोसेस है इसको क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मली जब अब हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट्स थे वो कलर्ड थे, इसलिए हमें टर्कोइज और पर्पल या ब्लू, हम नेवी ब्लू हमें नजर आ गया। कई बार आपके पास ऐसा कंपाउंड होता है जो कलर्ड नहीं होता, कलरलेस होता है, लेकिन आप उसकी क्रोमैटोग्राफी फिर भी करते हैं। तो फिर क्यों करते हैं जब आपको नजर ही नहीं आएगा? क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई कंपाउंड जो हो वो फ्लोरेसेंट हो। ये मैंने आपको थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में भी बताया था, तो इसलिए मैं एनकरेज करूंगी कि आप पिछली वीडियो दैट इज 36 भी देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट, आपने क्रोमैटोग्राम रेडी कर लिया, आपने काफी देर वेट की, उसके बाद उसे बंद करके फिर आपने अल्ट्रा वायलेट लाइट उस पर डाली। जैसे ही आप अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे, जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड होगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, और वो आपको दिख जाएगा, उससे आप उसका आरएफ वैल्यू निकाल सकते हो। कई बार कंपाउंड जो है, कंपाउंड्स का मिक्सचर वो कलरलेस है और वो फ्लोरेसेंट भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप ऐसा कंपाउंड ले सकते हो जिसके साथ उसका रिएक्शन जब होता है तो वो कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। तो आपने, ये एक कंपाउंड है जो मेरे पास क्रोमैटोग्राफी पेपर पे है, और मेरे पास ये कंपाउंड है जो उससे रिएक्ट करके कलर्ड कंपाउंड बना सकता है। तो मैं इस कंपाउंड को एक स्प्रे बॉटल में ले लेती हूँ, और स्प्रे बॉटल में लेके क्रोमैटोग्राम जब बन गया मेरा, उस क्रोमैटोग्राम पे स्प्रे मार देती हूँ। जब मैं उसे स्प्रे करती हूँ तो क्या होता है कि वो कंपाउंड, ये जो स्प्रे किया मैंने कंपाउंड, वो भी तो पूरे क्रोमैटोग्राफिक पेपर पे एब्जॉर्ब होगा, और जैसे ही वो उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, तो वो कंपाउंड अपना कलर चेंज कर लेगा। तो आपको वो एकदम से दिख जाएगा कि ये यहां तक आया, और अब आप उसकी आरएफ वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हैं डिफरेंट वेज क्रोमैटोग्राफी करने के। तो इसके साथ ही अब जो सब टॉपिक जो मैंने आपको वो कराया था, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इस सब टॉपिक को हम यहाँ खत्म करेंगे, क्योंकि हमने सारे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन कर लिए। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको यूजफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।